तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपन बात कर रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। इसके अंदर आपकी दूसरी कैटेगरी की दवाई है बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी है साहब? बीटा ब्लॉकर्स। देखिए नाम से पता लग रहा है बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि ये जो दवाई है ना, किसको ब्लॉक करने का काम करेगी? बोले तो सर आपके बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? बीटा एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर इसको? बीटा एंटागोनिस्ट। तो आपकी जो बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयां हैं वो क्या काम करती हैं साहब? बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके आपके हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज में ली जाती हैं। और मैंने आपको बताया था आपका बीटा 1 रिसेप्टर कहां पे पाया जाता है? हार्ट के अंदर। एंड आपका बीटा 2 रिसेप्टर कहां पे पाया जाता है? लंग्स के अंदर। तो मैंने यहां पे मेंशन किया है ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर, ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन द हार्ट, है ना। इसके बाद ये क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कम करती है ना। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। आगे बात समझ में। देखिए आगे अपन बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं सर? एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए एग्जांपल्स को अपन बहुत बेहतरीन तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे। 3-4 एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा। टिमोलोल, प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल एंड लेबेटालोल। देखिए टिमोलोल के रिगार्डिंग आपको एक चीज याद रखनी है, टिमोलोल यानी कि T4 टिमोलोल एंड T4 टिमटिमाना, यानी कि आपकी ये जो दवाई है ना आई डिसऑर्डर के लिए भी काम में आती है। किसके लिए? आई डिसऑर्डर। आई डिसऑर्डर में आपका ग्लूकोमा, कौन सा? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर भी एक्यूट, ग्लूकोमा में भी एक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा। प्रोपेनोलोल याद रख लीजिएगा। P4 प्रोपेनोलोल एंड P4 परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी ये दवाई काम आती है आपकी। आगे आप याद रखिएगा नेडेलोलोल। इसका मतलब आपको कैसे याद रखना है? रिलेटेड टू नाडा। नाडा कैसा होता है साहब? लॉन्ग होता है। तो कहने का मतलब ये है आपकी जो दवाई है ना वो क्या रहेगी? लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर रहेगी। इसके बाद में क्या याद रखना है आपको? लेबेटालोल। क्या याद रखना है? लेबेटालोल। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक चीज याद रखनी है, इसको अपन कहां पे यूज लेते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर यूज लेते हैं। कहां पे काम लेते हैं सर इसको? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर इसको क्या लेते हैं? यूज लेते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसका क्लासिफिकेशन भी याद रख लेना है। तो क्या याद रखना है? देखिए आपकी 3 प्रकार की बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। एक तो होती है आपकी नॉन सेलेक्टिव। कौन सी होती है सर? नॉन सेलेक्टिव, यानी कि कहने का मतलब ये है ये जो है ना किसी स्पेसिफिक बीटा रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगी। दूसरी होती है आपकी सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी होती है? सेलेक्टिव, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेंगी। आगे बात समझ में। और एक दवाई होती है आपकी जो कि बीटा के साथ साथ में अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने का काम करती है। आगे बात समझ में। तो यहां पे मैंने जो आपको एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं प्रोप्रेनोलोल, नेडेलोल एंड टिमोलोल, ये तो हो गए आपके कौन से? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। कहने का मतलब आपके बीटा 1 के साथ साथ बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने का काम करती हैं। आगे बात समझ में। दूसरी यदि मैं आपको सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल्स देने की बात करूं तो आपका याद रख लेना मेटप्रोलोल। कौन सी? मेटप्रोलोल। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपकी एटेनोलोल। कौन सी साहब? एटेनोलोल, यानी कि ये दवाई सिर्फ और सिर्फ ये कहां पे काम करेगी? आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी। आगे बात समझ में। और अपन आगे अगर बात करें तो बीटा 1 प्लस अल्फा 1 दोनों को ब्लॉक करने का जो दवाई काम करती है वो आपकी कौन सी हो गई सर? लेबेटालोल। कौन सी हो गई आपकी? लेबेटालोल। आगे बात समझ में। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। देखिए बच्चों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बात समझ में। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? रूट के बारे में। तो आपको किस रूट से देना है इस दवाई को? ओरल रूट से देना है। इसके अलावा किससे देना है आपको? कोई किसी किसी दवाई को आप आईवी रूट से भी दे सकते हो। डोज याद रख लेना 25 या फिर 50 mg। यदि आप आईवी दे रहे हो तो आपको कितना यूज में लेना है साहब? 5 mg। ठीक है साहब। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो अपन को पता ही है सबसे पहले तो अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाइपरटेंशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो किसके लिए काम में लेंगे साहब इसको? हाइपरटेंशन के लिए काम में लेंगे। अरे यस और नो बोले तो यस सर। दूसरा किसके लिए काम में लेंगे? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तीसरा किसके लिए काम में लेंगे? एरिथमिया, यानी कि एक ऐसा पेशेंट जिसकी रिदम
रिदम बिगड़ गई है। अगला आपका एंजाइना, दूसरा आपका ग्लूकोमा, ग्लूकोमा मैंने आपको बताया था जैसे आपकी टिमोलोल काम में लेते हैं, है ना, T4 टिमटमाना, टिमटमाना यानी किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। तो आप याद रख लीजिएगा टिमोलोल का अपन आई डिसऑर्डर यानी ग्लूकोमा के अंदर यूज में लेते हैं। और आपकी पोस्ट एमआई जो पेशेंट है ना उसके अंदर अपन बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। ठीक है साहब, आगे अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो इसके लिए आप फिर से वो ट्रिक याद रखना, ABCD। ठीक है साहब, ए का मतलब क्या होगा, अस्थमा, क्या मतलब होएगा, अस्थमा। बी मतलब ब्रोंकोस्पाज्म, सी मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एंड डी फॉर डायबिटीज मेलाइटस। ये तो रही आपकी ट्रिक से रिलेटेड बात। अपन बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए समझिएगा, आपका बीटा 1 रिसेप्टर तो साहब कहां पे होता है, हार्ट के अंदर। कहां पे होता है, हार्ट के अंदर। एंड आपका बीटा 2 रिसेप्टर कहां पे होता है, लंग्स के अंदर। कहां पे होता है, लंग्स के अंदर। इसके अलावा कहां पे होता है सर, ये पैनक्रियाज के अंदर। कहां पे होता है, पैनक्रियाज के अंदर। और मैंने आपको बताया था नॉन सेलेक्टिव बीटा जो ब्लॉकर्स है ना वो आपके दोनों ही रिसेप्टर पे काम करेंगी, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब समझिए, लंग्स के अंदर जो बीटा रिसेप्टर होता है ना वो क्या काम करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन। एंड पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा रिसेप्टर होता है वो किसका सिक्रेशन करवाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन करवाता है सर। किसका सिक्रेशन करवाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन। अब यहां पे समझिए, अस्थमा के अंदर भी क्या हो रहा है, एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर भी एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। सीओपीडी के अंदर भी एयरवे नैरो हो रहा है। ठीक है साहब, तो अपन क्या कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं, यानी कि अपन ने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे ना तो कॉन्स्ट्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पेशेंट को ऑलरेडी क्या हो रहा है साहब, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगी, पर्सन की सीवियरिटी इंक्रीज हो जाएगी सर। क्या इंक्रीज हो जाएगी, पर्सन की सीवियरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अपन इन कंडीशन के अंदर इसको क्या करते हैं सर, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। और बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की। तो डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी की वजह से होती है, बोले तो सर इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। किसकी कमी की वजह से होती है, इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन आपका सीक्रेट कहां से किया जा रहा है, बोले सर बीटा रिसेप्टर से। कहां से, बीटा रिसेप्टर से। और बीटा रिसेप्टर को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कहने का मतलब आपने इंसुलिन के प्रोडक्शन को क्या कर दिया सर, कम कर दिया, बंद कर दिया। और पर्सन को बीमारी कौन सी हो रही है, डायबिटीज मेलाइटस। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप इन दवाइयों को अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, सीओपीडी एंड डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करोगे तो पेशेंट की सीवियरिटी क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में। अगली दवाई आपकी कौन सी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कौन सी दवाई है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। नाम से पता लग रहा है किसके थ्रू काम करती हैं, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं। आगे बात समझ में। और आप ये याद रखिएगा, दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। आगे बात समझ में, यदि किसी पर्सन की हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ रही है, तो सबसे पहले अपन कौन सी दवाई काम में लेते हैं सर, कौन सी दवाई काम में लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम में लेते हैं। आगे बात समझ में। देखिए यूजेज की बात करें तो वही है, अपन हाइपरटेंशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हाइपरटेंशन के लिए ही अपन इनको यूज में लेंगे, आइदर सिंगल और कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स लाइक एज डायूरेटिक्स। आगे बात समझ में। अच्छा, ये क्या करती हैं, आपकी बीपी को तो कम करती हैं बट किसको अफेक्ट नहीं करती, कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट नहीं करती। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था बीटा ब्लॉकर्स के अंदर, बीटा ब्लॉकर्स आपकी क्या करती है, हार्ट रेट को भी कम करती हैं और कार्डियक आउटपुट को भी कम करती हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि ये जो दवाइयां है ना वो आपके सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती हैं, आपके कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट नहीं करती। बात करते हैं सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर, है ना। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी तो क्या करेंगे सर, ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देंगी। इन्फ्लक्स का मतलब मसल्स के अंदर कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देंगी। और जब मसल्स के अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा ना, ठीक है, तो साहब मसल्स का क्या नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा ना तो मसल्स कैसी रहेगी, आपकी रिलैक्सिंग स्टेज में रहेगी। तो यही प्रिंसिपल आपके हार्ट के अंदर अप्लाई होता है और यही प्रिंसिपल आपके ब्लड वेसल्स के अंदर अप्लाई होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरा एक्शन वेजोडाइलेशन, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा तो क्या होगा सर, वेजोडाइलेशन होगा। इसके अलावा देखिए डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट है ना तो रेजिस्टेंस यानी कि ब्लड के फ्लो में रुकावट। आगे बात समझ में। एक तरह से आप ये समझिएगा, कहने का मतलब पाइप यदि आपका वाइड है तो ब्लड के फ्लो में रुकावट कम आएगी, यानी कि प्रेशर क्या लगेगा,
कम लगेगा। और अपना अल्टीमेट पर्पज क्या है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, कि ब्लड का प्रेशर क्या होना चाहिए सर, कम होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो कैसे काम करती है, सबसे पहले तो आपके कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम करने का काम करती है। दूसरा क्या काम करती है, वेजोडाइलेशन। तीसरा क्या काम करती है, ये डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, है ना। एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा, एम्लोडिपिन, है ना, मोस्ट कॉमन दवाई जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है, एंड इट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। आगे बात समझें, यदि आपके घर में किसी दादा को या फिर दादी जी को बीपी की प्रॉब्लम है तो एम्लोडिपिन तो साथ में चल ही रही होगी। हो सकता है इसके साथ में जैसे आपकी टेलमीसार्टन, लोसार्टन, अदर दवाइयां भी चल रही हो, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड भी दवाई चल रही हो, बट ये तो फिक्स है, आपको एम्लोडिपिन तो चल ही रही होगी। आगे बात समझ में, अगर अपन बात करते हैं रूट की, तो रूट आपका कौन सा रहेगा, या तो ओरल रूट रहेगा या फिर आईवी रूट, ठीक है साहब, आईवी रूट, है ना। एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, है ना, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, डिल्टियाजेम, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, इंडिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इंडिकेशन। तो देखिए अपन हाइपरटेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हाइपरटेंशन। दूसरा आपका कौन सी, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, क्योंकि पल्मोनरी डिजीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके हाइपरटेंशन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद आपकी एंजाइना, एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, एंड आपकी रेनॉल्ड्स डिजीज। हाँ जी भाई साहब, आपके लिए यदि आप क्या करते हो, दो बीमारी होती है, रेनॉल्ड्स एंड बर्गस डिजीज। यदि आप स्मोकिंग करते हो, क्या करते हो सर, स्मोकिंग, तो उनके अंदर ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है साहब। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, यानी कि ये दवाइयां आपको कब यूज नहीं लेनी है। एक तो हाइपोटेंशन, यदि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है साहब, कम हो रहा है। दूसरा, हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट के अंदर अपन इनको यूज नहीं लेते। तीसरा, किसी पर्सन को क्या हो रहा है साहब, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। क्या हो रहा है सर, सीवियर ब्रेडिकार्डिया। और हाँ, ये पॉइंट तो आप हर किसी ड्रग के अंदर मेंशन कर लीजिएगा, कौन सा, हाइपर सेंसिटिविटी वाला। कौन सा, हाइपर सेंसिटिविटी वाला। आगे बात समझ, क्योंकि यदि किसी ड्रग से पेशेंट को क्या है, एलर्जी है, तो उस दवाई को उस अपन पेशेंट के लिए एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। यदि किसी पेशेंट को एस इनहिबिटर से एलर्जी है तो वहां पे अपन एस इनहिबिटर नहीं देंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट देखेंगे। यदि किसी पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से एलर्जी है ना, तो अपन क्या नहीं करेंगे, उस पेशेंट को कौन सी दवाई नहीं देंगे सर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं देंगे, ठीक है साहब। अगली दवाई है आपकी कौन सी, डायूरेटिक्स। कौन सी दवाई है आपकी, डायूरेटिक्स। नाम से पता लग रहा है, यूरेटिक्स यानी कि यूरिन, डाई यानी कि डबल। कहने का मतलब ये जो दवाई है ना, वो क्या करती हैं, आपके यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। किसको बढ़ा देती हैं सर, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। और जब यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा ना, तो पर्सन के अंदर ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और जब पर्सन के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो आपका क्या रहेगा, आपकी बीपी भी कम हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो देखिए डायूरेटिक्स की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जो कि अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, रीनल सिस्टम के अंदर। अभी आप ये याद रखिएगा, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के तौर पे आपकी दो प्रकार की डायूरेटिक्स होती हैं। एक तो होती है आपकी लूप डायूरेटिक्स, एक होती है आपकी थाइजाइड डायूरेटिक्स। तो देखिए नाम से पता लग रहा है, लूप डायूरेटिक्स यानी कि दवाई आपकी कहां पे काम करेगी, लूप ऑफ हेनले। कहां पे काम करेगी सर, लूप ऑफ हेनले पे। और लूप ऑफ हेनले में भी कौन से पे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करेगी। आगे बात समझ में। और ये आपकी कैसी होती है, आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट डायूरेटिक्स होती है। कौन सी होती है आपकी, स्ट्रॉन्गेस्ट डायूरेटिक्स और शॉर्ट एक्टिंग डायूरेटिक्स होती है। यानी कि अपन इसको एक तरह से इमरजेंसी में यूज में लेते हैं, यदि आपको पेशेंट का बीपी तुरंत कम करना है ना। एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा, ब्रांड नेम है इसका लेसिक्स। कौन सा नाम है साहब, लेसिक्स। मार्केट के अंदर आपको लेसिक्स के नाम से मिलेगी, एंड आपको जेनेरिक नेम है इसका कौन सा, फ्यूरोसेमाइड। कौन सा नाम है सर, फ्यूरोसेमाइड। आगे बात समझ में। अगली आपकी कौन सी, थाइजाइड डायूरेटिक्स। कौन सी सर, थाइजाइड डायूरेटिक्स। कहां पे काम करती है ये, आपके डीसीटी पे जाके काम करती है। कहां पे जाके काम करती है सर, ये डीसीटी पे। और ये कैसी आपकी, बीकर डायूरेटिक्स है ना। कैसी है सर, बीकर डायूरेटिक्स। यानी कि किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलाना है, अपन को क्या चलाना है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलाना है, तो अपन कौन सी दवाई सजेस्ट करेंगे, थाइजाइड डायूरेटिक्स सजेस्ट करेंगे, है ना। और ये इस दवाई को अपन अदर ड्रग के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज में लेते हैं। जैसे आपकी हो गई एम्लोडिपिन। इसके अलावा आपकी एक दवाई आती है मार्केट के अंदर, लोसार्टन, है ना। पढ़ाएंगे आपको लोसार्टन क्या होती है, रास सिस्टम के ऊपर काम करने वाली दवाई है। इसलिए मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपने हमारी रास सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसको दोबारा से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये अपन ने बात करी किसके बारे में, ड्रग्स
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी। आगे बात समझ में, वीडियो को लाइक कीजिएगा,